हेलो दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। और हम आज भारत का भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो आज से जो है भूगोल की कक्षा प्रारंभ हो रही है। ठीक है, पूरा भूगोल लगभग 20 या 25 क्लास में पूरा करेंगे। क्लास वाइज एक एक टॉपिक करके पूरा का पूरा भूगोल आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम देगा आपको। ठीक है, तो भारत के भूगोल में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो भारत का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो सामान्य परिचय में हमको क्या देखना है, भारत की आकृति कैसी है। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है, एशिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, जो 7 महाद्वीप हैं किस महाद्वीप में आता है। ठीक है, उसको देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत का नामकरण, जैसे हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो कई बार प्रश्न पूछता है हिंदुस्तान किसने कहा, इंडिया किसने कहा। तो इन सब सारी चीज़ों को हम भारत के सामान्य परिचय में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भारत की प्रत्येक चीज़ों को एक साथ देखना प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत की आकृति कैसी है। तो कई बार प्रश्न पूछा भारत की आकृति कैसी है, तो उत्तर होता है कि भारत की आकृति कहती है चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है, कुछ इस तरह की आकृति है। ठीक है, मैप में बाकी आप लोग देखे ही हैं। ठीक है, ऊपर उठा हुआ है, फिर इस तरह से फैला हुआ है, फिर धीरे धीरे आकर के नीचे दब गया है। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो अब देखते हैं भारत कहाँ स्थित है। तो भारत जो स्थित है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? तो दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ग्लोब पर। ये हमने बनाया है ग्लोब, ये ग्लोब बनाया। ग्लोब पे हम लोग देखते हैं इधर कौन सा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है। ठीक, और यहाँ से एशिया प्रारंभ होता है, एशिया। तो ऐसे आकर के भारत की स्थिति यहाँ पर है। ये भारत, ये भी इस तरह से एशिया समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, जापान वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो भारत कहाँ है? एशिया में है। कहाँ है? एशिया। तो भारत एशिया महाद्वीप के कहाँ है? दक्षिण में है। ठीक है, या कह सकते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया के दक्षिण में। ठीक है, तो भारत एशिया के दक्षिण में है। एशिया के कहाँ है? दक्षिण में। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट बना लेते हैं, भारत कहाँ है? तो हम लोग कहते हैं दक्षिण एशिया में है। कहाँ है? दक्षिण एशिया में है। तो हम लोगों का जो पॉइंट होगा, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग लिखते जाएंगे। तो आकृति कैसी है? आकृति कैसी है? तो लिखेंगे चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत कहाँ स्थित है? भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो हम लोग कहेंगे एशिया के दक्षिण में। ठीक है, एशिया के दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में स्थित है।
ठीक। तो अब हमको क्या देखना है, तो भारत एशिया के दक्षिण में है। देखिए विशालता के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं विशालता के कारण क्या दिया गया है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, उपमहाद्वीप, ठीक। तो उपमहाद्वीप, विशालता के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के देश, भारतीय उपमहाद्वीप के देश, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत हमारा खुद है एक, ठीक है, कुल 5 देश आते हैं। तो एक भारत हमारा खुद हो गया, इसके बाद देखिए पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर नेपाल है और फिर भूटान है। तो म्यांमार नहीं आता, श्रीलंका नहीं आती, ठीक है, म्यांमार और श्रीलंका नहीं आते, ठीक। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के देश कितने हैं, 5 हैं, 5 देश, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दे देता है कि निम्न से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का देश नहीं है। तो उसमें क्या कहते हैं, आपका म्यांमार ऑप्शन देगा, बाकी 4 जो है यही वाले दे देंगे। तो गलती से म्यांमार नहीं लगाना है हमें। तो पहले तो हो गया भारत, फिर कामा करते हैं, फिर कौन सा आता है, पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान, फिर कामा करते हैं, कौन आता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद कौन आता है, नेपाल आता है, नेपाल के बाद कौन आता है, भूटान आता है, भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यही 5 देश हमारे आते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक एक कवर हुआ हमारा, ठीक। तो इसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है। तो उपमहाद्वीप, विशालता के कारण इसे क्या दिया जाता है, उपमहाद्वीप, विशालता के कारण, विशालता के कारण, ठीक है। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, विशालता के कारण दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, 5 देश, कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो म्यांमार को हमको भूल कर भी नहीं लगाना है, क्योंकि म्यांमार भी सटा हुआ होता है और लोग कह देते हैं म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार नहीं आना है, ठीक। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं ग्लोब पर, ग्लोब पे भारत कहाँ स्थित है। जैसे अक्षांश होता है, देशांतर होता है, या कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो वही हमको देखना है, या किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है। तो हम लोगों को इसको साफ करते हैं हम। तो देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर 2 ग्लोब, ठीक है। एक ग्लोब ये रहा और ये ग्लोब हमारा ये रहा, ठीक है। ये 2 ग्लोब बन गया। आप लोग भी चाहें तो इसको जिस तरह से हम बनाते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रोक रोक करके वीडियो उतारते जाइएगा, क्योंकि अच्छे से हर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये एक ग्लोब यहाँ, एक ग्लोब यहाँ। तो हम लोग इसको इस तरह से पहले डिवाइड करते हैं, ठीक, विषुवत रेखा, ठीक है, या इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश, या विषुवत या भूमध्य, भूमध्य, ठीक, भूमध्य। तो देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये पृथ्वी को एकदम बीचों बीच इस तरह से डिवाइड करती है, ठीक है। तो इस अक्षांश रेखा की अगर लंबाई आपसे पूछ ले कितनी है, तो लंबाई बता सकते हैं 45 किलोमीटर, 4045 किलोमीटर है। तो ठीक है, ये पृथ्वी की कह सकते हैं हम एक प्रकार से, क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपने चलना प्रारंभ किया, पृथ्वी का एक चक्कर लगा दिया। तो देखिए, तो इस अक्षांश रेखा के ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है। और इसके नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। अब हम इधर देख लेते हैं देशांतर में बांट करके, तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर को न पूर्वी में बांटते हैं, ना तो
पश्चिमी में बांटते हैं, क्योंकि 0 डिग्री इस साइड से 0 डिग्री और उस साइड से 180 के साथ 180 देशांतर के साथ बृहद वृत्त का निर्माण करती है। इस साइड से 0, उस साइड से 180, तो 0 डिग्री देशांतर है ये, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो देखिए 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके इस साइड क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर के इस साइड क्या होता है, पश्चिमी गोलार्ध होता है, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। अब पश्चिमी गोलार्ध, अब भारत कहाँ स्थिति है, तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, जब देखेंगे क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ पर है हमारा भारत। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम इसको इस तरह से बांट दें पश्चिमी और पूर्वी में, तो भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है, यहाँ पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ है भारत, ठीक। तो भारत की स्थिति क्लियर हुई। अगर आपसे इस तरह से पूछे कि पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में, तो आप क्या बताएंगे, पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी में भारत नहीं है। अगर इस तरह से बांट दिया जाए उत्तरी में है कि दक्षिणी में है, तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध का मतलब उत्तरी अक्षांश। और इधर बात किया जाए पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, या इसको कह सकते हैं पश्चिमी देशांतर और इसको पूर्वी देशांतर, तो इसको देशांतर भी कर सकते हैं। पूर्वी गोलार्ध कहिए या पूर्वी देशांतर कहिए, पूर्वी देशांतर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इधर देखिए पश्चिमी गोलार्ध कहिए चाहे पश्चिमी देशांतर कहिए, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध कहिए चाहे उत्तरी अक्षांश कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तरी अक्षांश, ठीक। यहाँ देखिए दक्षिणी गोलार्ध कहिए चाहे दक्षिणी अक्षांश कहिए, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्लियर हुई। तो भारत कहाँ स्थित है, तो कहा जाए तो कहेंगे हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध। तो एक टॉपिक यहाँ पर हमारा ये बनता है कि भारत लिखना है, सबको लिखना है, नोट कर लीजिएगा इसको, इस पॉइंट को, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या अक्षांश, अक्षांश, भारत उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर में, ठीक है, देशांतर में स्थित है, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश में तथा पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो दोनों स्थितियाँ ये याद रखिएगा भारत की, ठीक है। तो जब अक्षांश देशांतर पढ़ाया जाएगा तो बार बार कहा जाएगा कि देखिए कहाँ है ऊपर और नीचे वाला भारत का सिरा, तो कहेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक। तो दिक्कत नहीं कि उत्तरी अक्षांश ऊपर वाला है तो नीचे वाला दक्षिणी होना चाहिए, नहीं, दोनों अक्षांश क्या रहेंगे, उत्तरी रहेंगे, ठीक है। और दोनों देशांतर क्या रहेंगे, भारत के पूर्वी रहेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये पूरब हो गया तो ये पश्चिम होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, दोनों क्या रहेगा, पूर्वी रहेगा। भारत का दोनों देशांतर कैसा रहेगा, पूर्वी रहेगा, और दोनों अक्षांश कैसा रहेगा, उत्तरी रहेगा, ठीक है। तो हम अभी एक मैप बनाएंगे, इसके बाद देखेंगे भारत की स्थिति क्या है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के पास से जा रही है या भारत को टच करते हुए गुजर रही है, कौन सी देशांतर रेखा भारत को टच करते हुए गुजर रही है, भारत की मानक समय रेखा क्या है, भारत को बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए ये मान लेते हैं भारत है हमारा चतुष्कोणीय, ये हमारा क्या है,
भारत है। ठीक, ये रहा हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं भारत। ठीक है, भारत हो गया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं भारत के आसपास से गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर वाला क्षेत्र। तो भारत का सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख है। कौन सा राज्य है, लद्दाख है। और सबसे नीचे भारत का कौन सा है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ठीक है, भारत के इस साइड में कौन है, देखिए उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। लिख सकते हैं ये कौन सा है, उत्तर दिशा है, उत्तर। और ये क्या हो गया, दक्षिण, दक्षिण हो गया। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब हम बात करते हैं भारत का पूर्व पश्चिम कौन सा है। कैसे निर्धारित करेंगे भारत का पूर्व कौन सा है और पश्चिम कौन सा है। तो ये पूर्व है, ये कौन सा है, पूर्व। तो पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है। ठीक है, तो सूर्योदय यहीं से होता है। सबसे पहले भारत में कहाँ सूर्योदय होता है, यहीं पे होता है। तो नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण का आंचल यानी सूर्य का उदय होना। ठीक है, इधर क्या है, गुजरात है, गुजरात। ठीक है, दिन गुजर गई और रात आ गया, तो यहाँ से सूर्योदय होता है और इसके बाद चलते चलते सूर्य कहाँ से, गुजरात से हमारे देश से बाहर चला जाता है, या कह सकते हैं हमारा देश सूर्य के सामने से गुजर जाता है। ठीक है, गुजर जाए, अंधेरा आ गया, तो क्या हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, दिशा कौन सी है, तो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा। दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है। ठीक, तो ये भारत की चारों दिशाएं हो गई। तो सबसे ऊपर कौन सा है, उत्तर। उत्तर में कौन सा भारत का राज्य है, लद्दाख, केंद्र शासित है, अभी नया नया बना है, पहले जम्मू कश्मीर था, अब कौन सा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु है। तो ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि इधर अंडमान निकोबार है जो और नीचे तक है, और इधर क्या है, तो यहाँ पर केरल है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक, और बाकी चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मुख्य भूमि को देख रहे हैं। तो मुख्य भूमि से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, जैसे सबसे नीचे कौन सी रेखा, तो इस तरह से जो रेखाएं गुजरेंगी, देखिए ये इस तरह की भारत के पास से अक्षांश रेखा होगा जो ऐसे ऐसे भारत को डिवाइड करेगा। कौन सी रेखा होगी, अक्षांश रेखा होगी। तो एक रेखा यहाँ से गुजरेगी, एक रेखा कहाँ से गुजरेगी, भारत की यहाँ से गुजरेगी। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचा गया है, तो ये कौन सी अक्षांश रेखा है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब मैंने क्या बताया था, अक्षांश रेखा भारत की क्या होगी, दोनों उत्तरी होगी। तो 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे भारत है, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश पे है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसका एक नाम दिया गया है, जो तमिलनाडु में पड़ता है, भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसको कहते हैं इंदिरा नहीं, इसको कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी कहते हैं, या क्या कहते हैं, केप कमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, केप कमोरिन, केप कमोरिन कहते हैं। या क्या कहते हैं, 3 सागरों का संगम। यहाँ पर 3 सागरों का संगम होता है, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, और इधर से हिंद महासागर। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 सागरों का संगम। तो 3 नाम दिए गए हैं इसके। ठीक है, मुख्यतः कन्याकुमारी आपसे एग्जाम में पूछता है कि कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, या भारत के मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी। ठीक है, और बाकी अगर पूछता है भारत की, पूछता है सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आपको क्या बनता है, तो जो इधर अंडमान निकोबार बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, लेकिन अगर मुख्य भूमि लगा दे तब क्या बताना है, कन्याकुमारी बताना है। और अगर वैसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये प्रश्न आ जाए, तब आपको किसको लगाएंगे, तो अंडमान निकोबार का। तो सबसे बृहद निकोबार, तो सबसे बृहद निकोबार का भी पॉइंट हम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो हम इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे। तो अभी यहाँ बात करते हैं हम कन्याकुमारी और केप कमोरिन की। ठीक है, और इसको और क्या नाम दिया गया, 3 सागरों का संगम, 3 सागरों का
संगम। ठीक है, तो ये 3 नाम दिए गए हैं मुख्यतः। तो कई बार देखिए एग्जाम में कन्याकुमारी पूछा है, एक आध 2 बार केप कमोरिन को भी पूछ लिया है। तो मैंने यहाँ 3 चीज़ों को बता दिया, क्योंकि अक्सर देखेंगे बुकों में सिर्फ एक चीज़ मिलती है कि भारत की दक्षिणी बिंदु की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी मिलती है। तो तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उत्तरी वाला। तो कितना है, देखिए तो 4.5 डिग्री से भारत शुरू होता है, यहाँ चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक पहुँच जाता है। तो हम लोग देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये कौन सी रेखा है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, तो मिनट चाहे ऐसे लिखिए चाहे मिनट का सिंबल बना दीजिए, हम लोग सिंबल बना देते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु स्थित है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट कौन सा अक्षांश रहेगा। अब कहेंगे ये उत्तरी है, तो बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं ये दक्षिणी होगा। नहीं, मैंने बात बताया कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है दोनों क्या है, उत्तरी हैं। तो यहाँ भी उत्तरी लिखना है, यहाँ भी उत्तरी लिखना है। तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अब इसका क्या नाम दिया गया, जो भारत का ये सबसे ऊपरी वाला बिंदु है जिसको कहते हैं उत्तरी बिंदु, तो इसको क्या नाम दिया गया, इंदिरा काल नाम दिया गया। इंदिरा काल नाम दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये इंदिरा काल है। और जो अंडमान निकोबार होगा उसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट होगा। तो इसका क्या नाम दिया गया, इंदिरा काल नाम दे दिया गया। चलिए, तो ये बात होगी अक्षांशों की। अब हम देशांतरों की बात कर लेते हैं। देखिए, तो भारत को जो इस तरह से रेखा विभाजित करेगी, देख रहे हैं, इस तरह से जो रेखा विभाजित करेगी वो कौन सी रेखा कहलाएगी, देशांतर रेखा कहलाएगी। यानी इस तरह से भारत को इस तरह से विभाजित करते हुए रेखा गुजरी। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है हमारी, ठीक, देशांतर रेखा। तो इस तरह से भारत के बीचों बीच कई रेखाएं गुजरी हुई हैं। ठीक है, तो हम सबसे देखते हैं दोनों किनारों की रेखाओं को देख लेते हैं। तो सबसे भारत के पश्चिम से कौन सी देशांतर रेखा गुजरी है, और भारत के सबसे पूर्व में कौन सी देशांतर रेखा गुजरी हुई है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि इधर से ही सूर्योदय होता है, तो हम यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरी है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। क्या, तो मैंने क्या बताया था, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी में। तो दोनों क्या हो जाएंगे, देशांतर पूर्वी हो जाएंगे। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हम इधर की। तो नाम क्या दिया गया, अब इसका नाम भी दिया गया है। तो नाम दिया गया क्या, तो हम लोग देख लेते हैं क्या नाम दिया गया। तो ये जो बिंदु है इसका क्या नाम दिया गया, वालांगू या किबिथु। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम दिया गया, वालांगू, वालांगू, या क्या नाम दिया गया, किबिथु, किबिथु, वालांगू या किबिथु नाम दिया गया, वालांगू या किबिथु नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब इस रेखा की तो बात हो गई। अब इस रेखा को देख लेते हैं। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजरी हुई है, तो इसको देख लेते हैं। तो 68 डिग्री 6 मिनट गुजरी हुई, 68 डिग्री 7 मिनट, सॉरी। ठीक है, देखते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट क्या रहेगी, दोनों पूर्वी देशांतर रहेंगे। यहाँ भी पूर्वी देशांतर रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रहेगा। 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर रहेगा। ठीक है, अब चलिए अब बात कर लेते हैं नाम क्या दिया गया इस पॉइंट का। तो सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है भारत का, इसका क्या नाम दिया गया, तो सर राजहर क्रिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सर राजहर क्रिक या गौर माता। तो इसको क्या कहते हैं, सर राजहर क्रिक, या आप लिख करके गौर माता। क्या कहते हैं, गौर माता, गौर माता। ठीक है, तो एग्जाम के लिए देखिए अति महत्वपूर्ण है ये राजहर क्रिक, गौर माता, और इधर क्या है, वालांगू और किबिथु। ठीक, और दक्षिणी बिंदु का क्या क्या नाम दिया गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कन्याकुमारी।
ठीक है, कन्याकुमारी केप कमोनी, तीन सागरों का संगम, और ऊपर क्या नाम दिया गया, इंदिरा कॉल नाम दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या किया गया भारत को। तो देखते हैं सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी हो गई हमारी, तो कहेंगे हमारी सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, लद्दाख में है, क्या नाम है, इंदिरा काल। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तमिलनाडु में, क्या नाम है, तो कहते हैं कन्याकुमारी, तीन सागरों का संगम, और या केप कमोरिन। देख लेते हैं सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, क्या नाम है, वालांगू या किबिथु नाम है। फिर इधर की बात करते हैं, ठीक है, पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो कहते हैं कहाँ स्थित है, गुजरात में, क्या नाम है, तो हम लोग देखते हैं सर राजहर क्रिक या गौर माता। ठीक, अब भारत की हम देख लेते हैं क्या कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई, दो लंबाइयाँ होंगी भारत की, तो हम दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो एक लंबाई जो है हमारी 32-14 और 29-33। ठीक है, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो हम चले आते हैं यहाँ से, तो इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है यहाँ पे, तो हम लोग लिखते हैं 32-14, यानी 3214 किलोमीटर। भारत को यहाँ से हटा देते हैं, 3214 किलोमीटर ये लंबाई हो गई। ठीक है, तो हम ऊपर से चले जाएंगे, यानी लद्दाख से होकर के हम तमिलनाडु के सबसे आखिरी बिंदु पर पहुँचेंगे, तो कितनी दूरी तय करेंगे, 32-14 यानी 3214 किलोमीटर। फिर इधर चलते हैं हम लोग, गुजरात से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, कहाँ तक चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक, या कह सकते हैं गौर माता से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वालांगू या किबिथु तक। तो कितनी लंबाई है, तो 29-33 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। तो इसको भी रट लीजिए, कई बार पूछा है कि भारत की एक उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, एग्जाम में पूछ लिया भारत से उत्तर की दक्षिण लंबाई कितनी है। ऑप्शन में दोनों देता है, 32-14 और 29-33, और भी देगा 3000, 4000, 5000 जो भी देना होगा। तो आपको रटा रहना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण कितनी है, 32-14, और इसके बाद किया जाएगा पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 29-33। ठीक है, तो पूरी की पूरी लंबाई हमारी हो गई। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अंडमान निकोबार के विषय में। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। ठीक, क्लियर, उतार लिया। ठीक है, चलिए तो ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अंडमान निकोबार के। ठीक है, तो अंडमान निकोबार यहाँ से प्रारंभ होता है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, कई ढेर सारे द्वीप हैं। ठीक है, इस तरह से द्वीपों का समूह है जो इस तरह से होते हुए इधर अपना चला जाता है, कई द्वीपों का, ऐसे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो जो सबसे नीचे द्वीप है थोड़ा सा इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से कई द्वीप हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो जो सबसे नीचे द्वीप है इसको क्या कहते हैं, तो ग्रेट निकोबार कहते हैं, ग्रेट निकोबार, या हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहद निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बृहद निकोबार बोलते हैं। तो इसी निकोबार का जो सबसे निचला बिंदु है, अब यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है इसके आसपास से, इसके आसपास से एक अक्षांश रेखा गुजरेगी। तो पूछा जाएगा ये कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो गुजरी, तो यहाँ पर क्या है हमारा आखिरी बिंदु, तो कह सकते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। यहाँ तक तो थी कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो हमने बता दिया कन्याकुमारी को। लेकिन अगर पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो किसमें है, ग्रेट निकोबार में, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। और इसी को एक नाम और क्या दिया गया है, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये तीन नाम दे दिए गए। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरी थी वो कौन सी अक्षांश रेखा थी। ठीक है, उसके आसपास भारत कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो 6 डिग्री, कहीं कहीं 4 मिनट दिया रहता है और कहीं कहीं 45 मिनट, तो हम लोग 6 डिग्री 4 मिनट रखते हैं। अगर ऑप्शन में 4 या 45 दोनों आएगा तो दोनों सही है ना। ठीक है, तो प्रमुखतः या तो 4 देगा या तो 6 डिग्री 45 मिनट देगा। ठीक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट,
4 मिनट। तो अब 6 डिग्री 4 मिनट, तो कौन सी रेखा गुजरी है? अक्षांश रेखा गुजरी है। तो 6 डिग्री 4 मिनट क्या है? अब हमारा उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश है? तो हम कहेंगे भारत सदैव उत्तरी अक्षांश में रहेगा। तो 6 डिग्री 4 मिनट क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया? तो आप क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार में कहाँ है? तो निकोबार में है। निकोबार में भी अगर पूछ लिया किस निकोबार में है, तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार में है। सबसे नीचे कौन सा है? ग्रेट निकोबार। और उसी ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे निचला बिंदु क्या है? तो हम बताएंगे इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार उसका क्या है? तो कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पे अक्षांश और देशांतर हमारा समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरी जो कर्क रेखा है, और भारत की मानक समय रेखा क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों को पता है जब हम लोग ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब ये इस तरह से, तो यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, या इसका क्या नाम दिया गया? विषुवत, विषुवत नाम दिया गया, ठीक है। ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 23.5। तो 23.5 डिग्री पर हमारी होती है कर्क रेखा, माना जाता है। 23.5 डिग्री पर क्या माना जाता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा नाम दिया गया है। तो ये कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और बाकी 23.5 डिग्री पर मकर रेखा गुजरती है। यहाँ 23.5 डिग्री पर कौन सी है? मकर, ठीक है। तो हमारा कर्क से मतलब है। तो देखिए भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच है, इस तरह से है। ये गुजरात वाला पोर्शन, ये नीचे तमिलनाडु वाला पोर्शन, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर पूर्वोत्तर वाले राज्य हो गए 7 सिस्टर्स, और फिर इस तरह से हमारा लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। तो भारत कहाँ है? कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरता है। तो कई बार पूछता है कि भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरा, तो ये कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो एक पॉइंट बनाएंगे कर्क रेखा। हम हेडिंग क्या बनाएंगे? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या है? तो ये भारत के बीचों बीच गुजरती है, या भारत को 2 भागों में बांटी है। भारत के बीच से गुजरती है, भारत के बीच से गुजरती है, ठीक है। और भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, और भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भारत के 8 राज्य। अब कौन कौन से हम लोग क्रम से देखते हैं, ठीक है। तो इस साइड से हम लोग मान लेते हैं यहाँ से ऐसे बीचों बीच गुजर रही है कर्क रेखा, ठीक है, बीचों बीच गुजर रही है। तो एकदम क्रम से देखते हैं। ये तो पता है कि इधर देखिए गुजरात हो गया, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका ऊपर है ना, तो ये जो गुजरती है अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्रम से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो बीचों बीच गुजरती है। ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे, ऐसे राज्यों को देख लेते हैं क्रम से। तो सबसे पहले क्या है? गुजरात है, गुजरात, ठीक है, ये क्रम है। गुजरात साइड से हम लोग क्रम बनाते हैं। गुजरात हो गई। गुजरात के बाद क्या आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मतलब हम लोग एमपी लिख देंगे, एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर क्या आएगा? राजस्थान आएगा, सॉरी क्रम से थोड़ा, ये देखिए गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान, फिर हमारा एमपी, ये क्रम है।
फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर क्या होना आता है, झारखंड आता है, झारखंड, ठीक, झारखंड, ठीक है। झारखंड के आगे जब हम जाएंगे तो कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आगे जाएंगे तो कौन सा आएगा, त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा से आगे जाएंगे तो कौन सा आएगा, मिजोरम आएगा, मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एकदम क्रम से, है ना। कर्क रेखा कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो गुजरात से, फिर कहाँ गई, राजस्थान, फिर राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, ठीक है। झारखंड से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कई लोगों ने ट्रिक बनाया है, मित्र पर गमछा झार, वो क्रम से नहीं, अगर मान लीजिए कभी क्रम से दे दिया, मित्र पर गमछा झार से ये मिल जाएगा आपको कि कौन कौन से राज्य हैं, 8 राज्य। लेकिन अगर क्रम से पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया है, उसको याद रखते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। तो हम लोग ट्रिक देखते हैं, TRICK ट्रिक कौन है। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो पहला अक्षर लेंगे तो गरम बनेगा, गरम, गरम, ठीक। फिर इधर 36 है, अब इधर क्या है, झारखंड है, तो 36 झार लिख देते हैं, गरम 36 झार। और PTM पश्चिम बंगाल, PTM। तो ट्रिक क्या बन गया हमारा, PTM, ठीक। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे तो हमारा क्रम से हो जाएगा काम, ठीक है, एकदम क्रम से है। तो ग से क्या हो गया, गुजरात, रज से क्या हो गया, राजस्थान, म से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, 36 से क्या हो गया, छत्तीसगढ़, झार से क्या हो गया, झारखंड, पी से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, टी से क्या हो गया, त्रिपुरा, एम से क्या हो गया, मिजोरम। तो इस तरह से हम 8 राज्यों को देख लेते हैं जो भारत के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक। चलिए तो इसको हम लोग साफ करते हैं, फिर हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, तो जो भारत की मानक समय रेखा है, देखिए देशांतरों का, देखिए 2 देशों में अंतर या कह सकते हैं तिथि रेखा। तो तिथि रेखा का निर्धारण जो है 180 डिग्री देशांतर करती है, लेकिन जो समय रेखा का निर्धारण करती है वो 0 डिग्री देशांतर करती है, ठीक है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा खींची गई है वो लंदन से बीचों बीच जाती है। तो लंदन के वेधशाला से आती है, जिसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ठीक। तो वहाँ से बीचों बीच जाती है। तो पूरे पृथ्वी का, या कह सकते हैं पूरे संसार का, या कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड का टाइम कहाँ से निश्चित किया गया है, तो 0 डिग्री देशांतर से। क्योंकि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है तो हम किसके सापेक्ष जो है उसका टाइम निकालते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष निकालते हैं। और पृथ्वी का जो टाइम निकाला गया है कहाँ से निकाला गया है, तो 0 डिग्री देशांतर से निकाला गया है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर से निकाला गया है। तो हम लोग देख लेते हैं भारत की, हर देश की अपनी मानक रेखा होती है, तो उसके अनुसार जो है 0 डिग्री देशांतर से कंपेयर करके हम अपने टाइम को निर्धारित करते हैं। तो हम भारत की देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा बताते हैं कि ग्रीनविच टाइम जो 0 डिग्री है उससे कितना आगे है कि कितना पीछे है, तो उस चीज़ को देखते हैं। देखिए ये भारत है हमारा, क्या है, भारत है, ठीक। तो भारत है, तो यहाँ पे तो जानते हैं कौन सी रेखा है, 97 डिग्री 25 मिनट है। इधर पे जानते हैं 68 डिग्री 7 मिनट है। तो जो भारत की मानक समय रेखा, हम बात करते हैं मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय रेखा, ऊपर तो नहीं हो गया, दिख रहा है ना, भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा तो इसको साफ करके नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। तो दिख रहा है भारत का मानक समय रेखा। तो भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो यहाँ से गुजरता है, इस तरह से, ठीक। इस तरह से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। तो ये कौन सी रेखा है भारत की मानक समय रेखा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी
देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो जो भारत का टाइम है वो यहीं से लिया गया है, भारत का टाइम। ठीक है, ठीक। तो अब प्रश्न बनता है कि क्या कहते हैं, लंदन जो 0 डिग्री है, लंदन के जो वेधशाला से गुजरती है GMT, तो GMT से कितना ये आगे है। ठीक है, क्योंकि GMT से शुरू होती है टाइम, तो हमारा भारत कहाँ है, 82.5 पर है, तो उससे कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तो हम लोग एक पॉइंट बना कर लिखेंगे यहाँ पर भारत का मानक समय GMT, GMT मतलब 0 डिग्री देशांतर, इसी को बोलते हैं GMT, यानी मानक समय रेखा, जो लंदन के वेधशाला से गुजरती है, लंदन के वेधशाला से गुजरती है। ठीक है, तो GMT से भारत का मानक समय GMT यानी 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि लंदन में जहाँ से 0 डिग्री गुजरी है वहाँ पर कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, सुबह का या दोपहर का 1 बज रहा है। तो भारत का उस समय, भारत में क्या समय होगा, 5.5 घंटा आगे कर लेते हैं, तो 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बजेगा, शाम का 6:30 बज जाएगा। ठीक है, अगर 0 डिग्री पर दोपहर का 1 बज रहा है, 1 PM, ठीक, तो भारत में क्या होगा, 6:30 PM, क्योंकि हमारा समय क्या है, उससे 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये है। तो भारत का जो मानक समय है कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो भारत का जो मानक समय है वो क्या कहते हैं, 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो हम लोग उन राज्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे भारत का मानक समय गुजरता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर है यूपी से नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर MP के बाद आएंगे तो कौन सा आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं, यूपी हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरेगी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। MP, इसके नीचे छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर क्या होगा, उड़ीसा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो देखिए भारत का मानक समय ऊपर से ऐसे आता है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के फिर कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में। तो कई बार प्रश्न पूछा है कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5, 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक, लेकिन मुख्यतः अगर पूछ लेता है तो पहले लगाते थे भारत का मानक समय कहाँ से होकर के गुजरता है, तो हम लोग 5 राज्य तो जानते हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ से होकर के गुजरता है, तो ये कई बार प्रश्न आया है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नैनी, तो पहले बताते थे इलाहाबाद के नैनी के पास, नैनी। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरती है, या तो नैनी ऑप्शन देगा, या तो अब देखिए नया जो प्रश्न बन रहा है कहाँ से गुजर रहा है, तो मिर्ज़ापुर के विंध्याचल के पास से एक स्थान है अमरावती, तो अमरावती से होकर गुजरता है। अमरावती जब आप जाएंगे विंध्याचल के पास तो वहीं साइड में जो है क्या कहते हैं, मानक समय का एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो पहले नैनी लगाते थे, अब नया जो मिला है तो मिर्ज़ापुर का अमरावती, मिर्ज़ापुर का अमरावती। ठीक है, अमरावती। ठीक है, मिर्ज़ापुर में विंध्याचल के पास है ये अमरावती। ठीक है, तो अमरावती के पास से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं अमरावती और नैनी दोनों देगा तो अमरावती को लगा देना है, वैसे देगा नहीं, या तो नैनी देगा या तो अमरावती देगा। ठीक है, तो ये भारत के मानक समय की बात हुई। ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, भारत का मानक समय, ठीक, लंदन जो 0 डिग्री है उससे कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, चलिए, तो ये मानक समय रेखा की बात हो गई। अब थोड़ा सा भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का
क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है 2.42% है। तो देखते हैं ये जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है। तो एक पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको अंडरलाइन रखते हैं हम लोग कि ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपसे क्षेत्रफल ना पूछे तो इसको भी याद रख सकते हैं, 32,87,263, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उस तरह से इसको भी हम याद कर लेंगे। लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो 2.42%, लेकिन जनसंख्या पूछ लेगा कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की कितनी है, तो जनसंख्या 17.5% है। वैसे जनसंख्या वाले टॉपिक में ये सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन नॉर्मली जानकारी के लिए जानिए कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, मात्र 2.42%, लेकिन जनसंख्या कितनी है, 17.5%, ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में हम लोग ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में हम लोग ठीक ठाक हैं। तो इसी पे कंट्रोल करना है कि क्षेत्रफल देख रहे हैं कितना कम है, जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, तो बाद में रहने के लिए भी समस्याएं हो जाएंगी। तो हमको जो है ये कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इस पे हमको ध्यान देना है, ठीक। तो ये जनसंख्या हो गई हमारी। चलिए, तो क्षेत्रफल की बात हो गई, जनसंख्या की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो भारत है, क्षेत्रफल इतना है, तो विश्व में इसका स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, एक पॉइंट हम लोग बनाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। एकदम रटे रहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। चीन के बाद सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किसने किया है, हम ही लोगों ने किया है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। तो 7वें स्थान पर, तो विश्व में जब 7वें स्थान पर भारत है तो भारत से 6 लोग बड़े भी होंगे। तो ये भी प्रश्न पूछा था कि विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो हम लोग पहले वाले को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या, हम लोग क्रम से देख लेते हैं 6 को, और इसके बाद फिर भारत को रख देते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रूस। पहले नंबर पे कौन आ गया हमारा, यहाँ एक पॉइंट बनाकर हम लोग देख लेते हैं। तो रूस कैसा है, पहले नंबर पे है, ठीक है। रूस के बाद कौन आता है, कनाडा आता है, कनाडा के बाद कौन आता है, यूएसए आता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए आता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा का है, फिर यूएसए का है, फिर हमारा पड़ोसी चीन का आता है, ठीक है। फिर कौन सा आता है, ब्राज़ील आती है, ब्राज़ील, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील है। फिर कौन सी आती है, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। भारत देश महान, इसके बाद यहाँ आ गया भारत देश महान, भारत, ठीक है। तो इस तरह से, तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, तो हम क्या बताएंगे, रूस,
ठीक है। भारत का कौन सा क्रम है? 7वां। एकदम रटे रहिए, भारत का कौन सा क्रम है? 7वां। अगर दूसरा सबसे बड़ा देश पूछेगा तो कौन सा है? कनाडा। कनाडा कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका का देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ऊपर वाला देश कनाडा है। फिर यूएसए आता है, कनाडा के नीचे है। बाकी चीन को तो जानते हैं, हमारा पड़ोसी है, ठीक है। थोड़ा हरामी टाइप का है लेकिन है तो पड़ोसी। तो पड़ोसी हरामी होते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसके बाद कौन सी आती है? ब्राज़ील आती है। तो ब्राज़ील कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का है। फिर ऑस्ट्रेलिया को जानते ही हैं, ठीक है। और भारत में हम तो रहते ही हैं, तो इसके बाद भारत आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, रोज़ डेली जो है भारत के भूगोल को एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।